नमस्कार मित्रों। परिणाम आरएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक पहला टॉपिक रहेगा आपका स्वराज पार्टी। दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के बाद, वो होगा आपका साइमन कमीशन और उसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट। ये तीनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर आज की क्लास रहेगी और इन तीनों टॉपिक से आपके संभावना है 5 या 2 नंबर के प्रश्न बनने की। तो उस हिसाब से इसको देखिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पार्टी 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई, पहले इसकी चर्चा करें। क्यों इस पार्टी का गठन हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो हमने गांधीवादी चरण में पिछली क्लास में देखा था कि चोरी चोरा कांड जैसी एक घटना हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1922 में, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया। गांधी जी की आलोचना हुई कांग्रेस के नेताओं द्वारा, अन्य कांग्रेस के बाहर के नेताओं ने भी गांधी जी की आलोचना की इस अचानक से चरम पर पहुंचे हुए आंदोलन को स्थगित करने की वजह से। और सरकार ने भी गांधी जी को चोरी चोरा कांड में जो हिंसक घटना हुई उसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार ने गांधी जी पर एक तरह से दंड दिया और 6 वर्ष की इनको एक तरह से जेल की सजा सुनाई। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1924 में ही गांधी जी को 2 साल में ही गांधी जी को रिहा कर दिया। तो 22 से 24 का जो वर्ष है, यह वर्ष वैसा है जब गांधी जी जेल में हैं। ठीक है, 24 में गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जेल में थे, स्वास्थ्य खराब हो गया तो सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। तो इस दौरान कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, जिसमें चित्तरंजन दास, जिन्हें सी आर दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और विठल भाई पटेल सरीखे कुछ कांग्रेस के नेता थे कि ब्रिटिश सरकार चुनाव करवा रही है और 1920 के इन्होंने चुनाव करवाए थे। क्योंकि 1920 के चुनाव ब्रिटिश सरकार ने करवाए, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। वजह यह थी कि इस समय कांग्रेस जो है गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में चला रही है। तो सरकार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे उसका विरोध किया गया। तो 1920 में जब सरकार ने चुनाव आयोजित करवाए प्रांतों में और केंद्र में, तो कांग्रेस जब असहयोग आंदोलन चला रही थी 1920 में, तो कांग्रेस ने इस 1920 के चुनावों का विरोध किया। अब इसके बाद अगले चुनाव होने वाले थे और उसके पश्चात हुए थे 1926 में। चर्चा हम कर रहे हैं 1930 के चुनावों की। ये सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और कुछ इनके समर्थक नेताओं ने कांग्रेस के सामने यह मांग रखी कि अब चूंकि कांग्रेस किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चला रही है, सरकार के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चला रही है, तो हमें अब 1923 के चुनावों में भाग लेना चाहिए और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीयों के हितों के लिए कार्य करेंगे, उनके लिए ऐसे नियम कानून बनाएंगे। और अगर हम हारते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, तब भी हम सरकार को भारतीय जनता के में लाए जाने वाले कानूनों का विरोध करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। ऐसे कोई कानून जो भारतीय जनता की हितों के अनुकूल ना हो, उनका हम विपक्ष में बैठकर विरोध करेंगे। तो इस रूप में हम संवैधानिक तरीकों से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर हम भारतीय जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मानना था सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल जैसे नेताओं का। ये नेता कहलाए प्रो चेंजर्स, ये परिवर्तनवादी हैं, इनको परिवर्तनवादी भी कहा गया। ठीक है, और इसी कारण से, इसी वजह से सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास जो थे, सी आर दास ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का गया अधिवेशन, ठीक है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन।
उसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सी आर दास ने, कि कांग्रेस को अब 1923 के चुनावों में भाग लेना चाहिए और अपनी सरकार बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की, यह प्रस्ताव रखा, लेकिन चुनावों में भाग लेने का प्रस्ताव जो था वह खारिज हो गया। खारिज हो गया, प्रस्ताव खारिज। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो जेल में थे, की सलाह मशवरा किया गया उनके साथियों ने, तो गांधी जी ने इस समय यह उपयुक्त अवसर नहीं माना कि अभी वह समय नहीं आया है कि हम चुनावों में भाग लेकर के संवैधानिक तरीकों से जनता की सेवा करें। अभी संघर्ष का ही, आंदोलन चलाने का ही समय है। तो गांधी जी और उनके जो समर्थक थे, गांधी जी और उनके समर्थक, ठीक है, जिसमें सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद आदि जो थे, इनका मानना था कि अभी चुनावों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। ये अपरि अपरिवर्तनवादी, ये कहलाए अपरिवर्तनवादी। इनका मानना था कि अभी वह समय है कि जनता अभी आंदोलन के लिए परिपक्व नहीं हुई है, तो हमें गांव-गांव जाकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सत्याग्रह की जो पद्धति है, जो अहिंसा की जो पद्धति है आंदोलन करने की, उससे जनता को उसके महत्व से परिचित कराना चाहिए। उस सत्याग्रह की पद्धति से जनता को परिचित कराना चाहिए, ताकि जनता अगले आंदोलन के लिए तैयार होगी। तो रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर देने इनका, गांधी जी और उनके समर्थकों का कहना था कि अभी समय नहीं है कि हम सरकार के चुनावों में भाग लेकर सरकार का हिस्सेदारी बने। तो ये जो गांधी जी और उनके समर्थक थे, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि, ये कहलाए नो चेंजर्स, अपरिवर्तनवादी। जब सी आर दास, मोतीलाल नेहरू सरीखे जो चुनावों में भाग लेकर के जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहते थे, वो कहलाए प्रो चेंजर्स, परिवर्तनवादी। तो इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर ये दो गुट बन गए चुनावों में भाग लेने को लेकर के। ठीक है, गांधी जी की अपनी विचारधारा, अलग विचारधारा थी, उनका अपना पॉइंट था कि क्यों नहीं भाग लेना चाहिए, और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू का अपना पॉइंट था, क्योंकि सरकार, कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर रही है, तो कुछ ना कुछ हमें सक्रिय रूप से करना चाहिए, जनता की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य जो भी सरकार हमें हमारे सामने प्रस्तुत है उसको करना चाहिए। दोनों के अपने व्यू हैं, ठीक है। तो सी आर दास ने जब 1922 के गया अधिवेशन की, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन्होंने अध्यक्ष होकर के इस बार ये चुनावों में भाग लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बहुमत जो कि गांधी जी और उनके समर्थकों का था, यह प्रस्ताव खारिज हो गया। दिसंबर 1922 की घटना है, गया अधिवेशन। तो सी आर दास ने, भाग लेना अभी उपयुक्त समय है, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक सी आर दास और उनके गुट ने मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक तरह से 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन, कि अगर कांग्रेस चुनावों में भाग लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्होंने गया अधिवेशन में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, तो हम कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाएंगे और हम चुनावों में भाग लेंगे। और एक अलग पार्टी बनाई भी, जिसका नाम भी यही रखा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यही पार्टी शॉर्ट में हम इसे स्वराज पार्टी कहते हैं। 1923 के चुनावों में इस पार्टी ने भाग लिया और काफी आशा से अधिक, अपेक्षा से अधिक सफलता मिली। क्या क्या सफलता मिली कि अपने केंद्र में, केंद्रीय जो असेंबली थी,
केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में स्वराज पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में से बात कर रहा हूं, निर्वाचित, ठीक है, 101 नहीं है, सीटें तो बहुत ज्यादा हैं, जिसमें निर्वाचित सीटें भी हैं और मनोनीत भी हैं। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, ठीक है। 101 निर्वाचित सीटों के लिए चुनाव हुए, उसमें से स्वराज पार्टी को 42 सीटें प्राप्त हुई। अच्छी खासी संख्या थी, ठीक है। हालांकि बहुमत नहीं मिला, लेकिन अच्छी संख्या थी कि एक विशेष पार्टी को 42 सीटें 101 में से मिल रही है, 101 निर्वाचित सीटों में से। प्रांतों की स्थिति की बात करें तो बंगाल प्रांत में, बंगाल जो कि सीआर दास का गढ़ था, बंगाल प्रांत में स्वराज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, दल के रूप में उभरा, ठीक है। और मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, स्वराज पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अच्छी स्थिति थी इन चुनावों में स्वराज पार्टी को। जब ऐसी स्थिति देखी कि स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, कांग्रेस के अंदर भी जो अन्य नेता हैं वह भी अब स्वराज पार्टी का धीरे धीरे पक्ष लेने लगे हैं। और चूंकि स्वराज पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर के यह विधानसभा के चुनाव में भाग लिया था, तो कहीं कांग्रेस में दोबारा फूट ना पड़े, दोबारा विभाजन ना हो, इससे कांग्रेस कमजोर हो सकती है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गांधी जी से सलाह मशवरा करके अगले अधिवेशन में, जो आपका दिसंबर 1923 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, काकीनाडा में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश, काकीनाडा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस अधिवेशन में यह निर्धारित किया, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि जो भी चुनावों में भाग लेना चाहता है कांग्रेस का सदस्य, वो चुनावों में भाग ले सकता है। इस अधिवेशन में, काकीनाडा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ठीक है, इस अधिवेशन में विधानसभा के चुनावों में भाग लेने के प्रस्ताव को समर्थन दिया, ठीक है, विधानसभा के चुनाव में भाग लेने के प्रस्तावों को समर्थन दे दिया। गांधी जी थे, वह भी फरवरी 1924, मैंने बताया था स्वास्थ्य कारण जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई, काफी लंबे समय तक बिगड़ी रही, तो सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हुए। गांधी जी ने भी यह तय कर लिया था कि दोनों ही ठीक है, स्वराज पार्टी अगर चुनाव में भाग ले रही है और लिया भी है और उसे अच्छा समर्थन मिल रहा है तो ठीक है, वो करे, लेकिन एक चीज है, वह कांग्रेस से अलग होकर कार्य न करे, अपने आप को कांग्रेस का अभिन्न अंग रूप में माने। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरी बात से सहमत है, वो मेरे साथ गांवों का दौरा करे और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से अगले आंदोलन के लिए जनता को तैयार करे, ठीक है। मैंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन जब शुरू किया तो उनके कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा गया, रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। रचनात्मक कार्यक्रमों से मतलब है कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, जैसे छुआछूत का अंत, शराब की दुकानों पर धरना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, इस प्रकार के जो कार्यक्रम थे, स्वदेशी अपनाना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम थे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों प्रकार की मांगे शामिल थी। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम जो थे, इन कार्यक्रमों में गांधी जी ने तय किया जेल से रिहा होने के बाद कि जो व्यक्ति, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे साथ रहकर गांवों में चलकर रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है, अगले आंदोलन के लिए जनता को सशक्त बनाना चाहता है, वो मेरे साथ चले। और जो विधानसभा के चुनाव में भाग लेना चाहता है, वह स्वराज पार्टी
के समर्थन का उसका समर्थन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वराज पार्टी अपने आप को कांग्रेस से पृथक न माने। इससे क्या होगा, कांग्रेस कमजोर होगी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में नवंबर 1924 में गांधी जी एवं सी आर दास में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। ठीक है, नवंबर 1924 में इसके क्या प्रावधान थे, ये इसी का अंग है, स्वराज पार्टी के अंतर्गत ही। ठीक है, नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ। ठीक है, प्रावधान क्या था, पहला प्रावधान था स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग रहते हुए, पृथक नहीं, कांग्रेस का ही अंग रहे, अभिन्न अंग रहते हुए, स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग रहते हुए चुनावों में भाग ले, चुनावों में भाग ले। ठीक है, दूसरी चीज, कांग्रेस ने असहयोग को आंदोलन का मुद्दा समाप्त घोषित किया। अब से असहयोग, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का मुद्दा असहयोग बना रहेगा तो आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते। एक तरफ तो आप सरकार के खिलाफ सहयोग नहीं कर रहे हो और एक तरफ आप चुनावों में भाग लेकर सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर रहे हो, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। गांधी दास पैक्ट में इसी चीज को कोट किया गया कि ठीक है, स्वराज पार्टी चुनाव में भाग ले, लेकिन वह कांग्रेस से पृथक ना हो, कांग्रेस का एक अंग के रूप में चुनाव में भाग ले। ठीक, तो इससे पहले जब कांग्रेस के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय असहयोग का प्रस्ताव पास किया था कि सरकार के खिलाफ हम सहयोग नहीं करेंगे, और इसी मुद्दे को लेकर के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वो अभी तक चल रहा था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो यहां ये पैक्ट में समझौता हुआ, उस समझौते में ये निर्धारित किया गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप असहयोग को राष्ट्रीय आंदोलन का मुद्दा बना रहे हो, कांग्रेस का मुद्दा बना रहे हो कि कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी, असहयोग करेगी, और दूसरी तरफ आप स्वराज पार्टी को कांग्रेस का ही अंग मान रहे हो और कह रहे हो कि वह विधानसभा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे चुनावों में भाग ले रही है, तो वो तो सरकार के साथ सहयोग करना हुआ। इसीलिए असहयोग की मांग जो थी, असहयोग का जो कार्यक्रम था, उसको समाप्त घोषित किया गया इस पैक्ट में। ठीक है, तो ये दो मुद्दे थे प्रमुख रूप से जिसमें इस बात को रखा गया। और जब अगला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ये तो गांधी और सी आर दास के बीच में समझौता हुआ, इस समझौते पर ध्यान रखिएगा, ये जो समझौता हुआ गांधी दास समझौता जिसको कहते हैं, गांधी दास समझौता, ये भी आपका 2 नंबर हो सकता है, गांधी दास समझौता। ठीक है, इसके क्या बिंदु थे ध्यान रखिएगा। गांधी दास समझौता कब हुआ, नवंबर 1924 में। इस समझौते पर हस्ताक्षर के थे, थे आपके सी आर दास जो अध्यक्ष पार्टी के, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो महासचिव थे स्वराज पार्टी के, और महात्मा गांधी, इन 3 व्यक्तियों के इस पर हस्ताक्षर थे नवंबर 1924 में। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1924 में, बाद में फिर अच्छी सफलता भी मिली, जगह जगह उन्होंने एक दो जगह सरकार भी बनाई। ठीक है, ये सब चलता रहा। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं, जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त कर रहे हैं ताकि वो अगले आंदोलन के लिए तैयार हो सके, जनता अगले आंदोलन के लिए तैयार हो सके और चोरी चोरा कांड जैसी जो हिंसक घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और आंदोलन को बीच में स्थगित करना ना पड़े। ये गांधी जी की फिलॉसफी। सी आर दास और स्वराज पार्टी चुनावों में भाग ले रही है, जिसका हमने देखा कि बंगाल प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला और केंद्रीय असेंबली में स्वराज पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें एक किसी एक पार्टी को मिली हो तो 42 सीटें प्राप्त हुई।
उसी का नतीजा था कि 1925 में केंद्रीय असेंबली में, क्योंकि सबसे बड़ा दल केंद्रीय असेंबली में स्वराज पार्टी ही थी, केंद्रीय विधानसभा में, विधान परिषद में, असेंबली में विट्ठल भाई पटेल, स्वराज पार्टी की ओर से विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय स्पीकर स्पीकर बने। पहले भारतीय स्पीकर, ब्रिटिश काल में ये पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय असेंबली में स्पीकर के रूप में, जो आज हैसियत हम लोग देखते हैं कि आज की जो लोकसभा है, लोकसभा में जो हैसियत आपकी संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन ओम बिरला की जो हैसियत है, स्पीकर है, वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर है, वैसी ही हैसियत हम कह सकते हैं कि पहले भारतीय स्पीकर चुने गए ब्रिटिश काल में, केंद्रीय असेंबली में स्पीकर के पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, स्वराज पार्टी की तरफ से थे 1925 में। ठीक है, स्वराज पार्टी का ज्यादा लंबे समय तक अच्छा कार्य देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1925 ईस्वी में सीआर दास की मृत्यु हो गई, सीआर दास की मृत्यु, और सीआर दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी बिखर गई। स्वराज पार्टी के बहुत सारे प्रांतों के ऐसे नेता थे जो मंत्री पद के लालच में सरकार से मिल गए। ठीक है, इस खामियाजा स्वराज पार्टी की लोकप्रियता को उठाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मंत्री, जैसे वीवी तांबे एक व्यक्ति का नाम है, जो सरकार के साथ साठगांठ करके स्वराज पार्टी से चुने गए थे, मंत्री पद पर पहुंच गए। तो ऐसी सरकार के साथ सहयोग करने की नीति, ये इस प्रकार के जो कुछ कदम हुए, क्योंकि स्वराज पार्टी के बहुत सारे नेता जो जीत कर गए थे प्रांत असेंबली में, उन्होंने सरकार के साथ एक तरह से सांठगांठ कर ली और उच्च पद प्राप्त किए। गांधी जी को इसी बात की आशंका थी कि अभी वो समय आया नहीं है कि हम लोग सत्ता में जाकर के, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद व्यक्ति जनता को भूल जाता है और वह क्या करता है, अपने लाभ के लिए काम करना शुरू कर देता है। यहां कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले, सारे नहीं थे, कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसकी वजह से अगले चुनावों में 1926 में फिर चुनाव हुए। 1926 के चुनावों में, और सीआर दास की मृत्यु भी दो बड़े कारण थे। सीआर दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी को एक योग्य नेतृत्व चला गया, उनको पूरी स्वराज पार्टी को संगठित करने की शक्ति चली गई। सीआर दास थे तब तक ये अच्छे से चलती रही। और दूसरी चीज ये हुई कि जब नेतृत्व क्षमता कमजोर हो जाती है तो अन्य जो नेता थे मंत्री पद के लिए, वो सरकार के साथ गठजोड़ करने को तैयार हो गए। नतीजा यह हुआ कि जनता में उसकी लोकप्रियता घटी और 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी को अपेक्षित मिली, स्वराज पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ठीक है, अपेक्षित सफलता नहीं मिली, स्वराज पार्टी को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे स्वराज पार्टी पहले जैसी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती है, स्वराज पार्टी की लोकप्रियता कम हो जाती है। लेकिन स्वराज पार्टी का अपना योगदान यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्या योगदान है स्वराज पार्टी का? कि एक तो जहां जिन प्रांतों में उनकी सरकार बनी, ठीक है, वहां उन्होंने नमक कर एवं कपास कर में कमी की। जनता पर जो नमक कर लगता था, सरकार द्वारा लाया गया था, कपास पर कर लगता था, उसमें कमी की जिन प्रांतों में इनकी सरकार बनी। दूसरा, स्वराज पार्टी का योगदान हम बात करें तो स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप ही केंद्र में भी स्वराज पार्टी का बहुमत है, सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ठीक है, स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप ही 1919 का एक्ट, 1919 के एक्ट के सुधारों की जांच के लिए कि सुधार कितने कारगर रहे, ठीक है, इनकी समीक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाया स्वराज पार्टी ने कि जांच के लिए एक आयोग गठित करो। तो स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप 1900 एक्ट के सुधारों की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुड्डीमैन की अध्यक्षता में सरकार ने जांच आयोग, ठीक है, जांच आयोग गठित किया।
अलेक्जेंडर मुड्डीमैन की अध्यक्षता में। अलेक्जेंडर मुड्डीमैन की अध्यक्षता में जांच आयोग सरकार ने गठित किया। ठीक है, ये भी सरकार स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप सरकार ने किया। इसी प्रकार एक और योगदान स्वराज पार्टी का हम लोग देख सकते हैं योगदान के रूप में कि सेना के भारतीयकरण के मुद्दे पर, कि सेना में भारतीय तत्वों को भारतीयकरण के, अच्छा ये कब गठित हुई थी अलेक्जेंडर मुड्डीमैन समिति जांच आयोग? ये जांच आयोग गठित हुआ था 1924 की बात है। ठीक है, अलेक्जेंडर मुड्डीमैन समिति। ठीक है, ध्यान रखिए अलेक्जेंडर मुड्डीमैन समिति 2 नंबर पूछ सकते हैं कि क्या थी। स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 के सुधार की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुड्डीमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें अब इसमें चाहो तो बहुत सारी बातें इफेक्ट हैं। 4 भारतीयों, इस समिति में 4 भारतीय भी थे। मैं केवल वर्बली नाम लिख रहा हूं क्योंकि संभावना कम है कि उन 4 भारतीयों का नाम भी पूछे। इसमें एक मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, परांजपे और शिवनाथ शास्त्री, ये 4 ऐसे भारतीय सदस्य थे जो अलेक्जेंडर मुड्डीमैन समिति में शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, परांजपे और शिवनाथ शास्त्री। जो मैं बता रहा था सेना के भारतीयकरण के मुद्दे पर, कि सेना में भारतीय तत्वों को, भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़े और उच्च पदों पर भी भारतीय को प्रमोशन मिले। ठीक है, वेतन विसंगति, इसको दूर करने के लिए स्वराज पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाया और एक आयोग का गठन किया कि इसके लिए आप आयोग गठित करो कि क्या वास्तव में समस्या है और इस समस्या का निराकरण किस प्रकार किया जाए। यह भी स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने किया। मुद्दे पर स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप, स्वराज पार्टी के दबाव के फलस्वरूप एंड्रयू आयोग 19 सरकार द्वारा गठित किया गया। एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, ये एक रखिएगा, ये इसका योगदान स्वराज पार्टी का है। तो स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना क्यों हुई? 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुई इलाहाबाद में। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास, सीआर दास, बंगाल के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता, और महासचिव थे इसके आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनके प्रयासों से स्वराज पार्टी ने कार्य किया, चुनाव में भाग लेकर जनता की चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता की भलाई के लिए, भारतीय जनता के हितों के लिए कार्य किया। हालांकि 1932 के बाद स्वराज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ठीक है, जैसा गांधी जी को आशंका लग रही थी। तो स्वराज पार्टी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पार्टी के बाद अब इसमें स्वराज पार्टी से संबंधित आपको 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है। स्वराज पार्टी के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है आपका, वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन आयोग। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके अन्य नाम जो है वो हम बात करते हैं कि अन्य क्या किस किस नाम से बुलाया जाता है इसको। साइमन कमीशन जो था वह आपका 1927 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी 1927 में। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, इन नामों से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बला आ गई। साइमन कमीशन हमने पढ़ा था और नाम कुछ और ही आ गया। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन, इस भारतीय संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन, व्हाइटमैन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, ये भी इसके नाम है। इसके 7 सदस्य थे। व्हाइटमैन कमीशन क्या कहा जाता है? क्योंकि 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य क्या हैं? सभी ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं। ठीक है,
इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसके विरोध करने की वजह भी एक थी, यही एक वजह थी। साइमन कमीशन क्यों लाया, क्यों आया? सबसे बड़ी चीज हमें ये पहले ध्यान रखना है। वह ये था कि जब 1919 का एक्ट आया, तो 1919 के एक्ट में ही ये प्रावधान था कि इस एक्ट में जो प्रांतों को जो अधिकार दिए, प्रांतीय निर्वाचिका को, प्रांतीय विधायिका को 1919 के एक्ट के आधार पर प्रांतों की विधायिका को जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो चरणबद्ध रूप से दिए जा रहे हैं। तो जो अधिकार दिए गए हैं उनकी जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए उसमें प्रावधान था। ठीक है, 1919 का एक्ट का अलग से हमें पढ़ना है क्या प्रावधान थे, लेकिन एक बिंदु 1900 एक्ट का प्रावधान यह था कि जो 1919 के सुधार हैं, इस सुधारों की समीक्षा 10 साल बाद होगी। एक्ट लागू होने के 10 साल बाद, यानी 1929 में इसकी समीक्षा करनी थी। 10 वर्ष बाद सुधारों की समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के आधार पर तय होगा कि प्रांतीय असेंबलियों को, जो निर्वाचित भारतीय पार्टियों की जो निर्वाचित सरकारें हैं, उनको और अधिकार दिए जाए या ना दिए जाए, पहले वाले कम किए जाए या बढ़ाए जाए। तो 10 साल के बाद, इन सुधारों के 10 साल के बाद समीक्षा होगी। ठीक, के लिए आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो प्रावधान 1919 के एक्ट में ही था। तो ये लाया, साइमन कमीशन तो आना था, लेकिन आ गया पहले, ये भी इसके विरोध की वजह रही। ठीक है, तो 1919 के एक्ट के जो सुधार हैं उसकी समीक्षा के लिए एक्ट में ही प्रावधान था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, सरकार इसकी समीक्षा कराएगी और उस समीक्षा के आधार पर ही आगे के भारतीयों को जो प्रांतीय विधायिका है उनको अधिकार दिए जाए या नहीं दिए जाए उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। स्वराज संबंधी जो अधिकार है भारतीयों को, ठीक है, कि अपना शासन करने के वो लायक हैं कि नहीं, उसकी समीक्षा होने के बाद हम भारतीयों को अधिकार देंगे। ये इसका मोटा मोटा था। तो इसी उद्देश्य से साइमन कमीशन गठित किया गया। अब दिक्कत क्या हुई कि उस समय 1927 के आसपास वहां सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और 1928-29 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी की जो कैबिनेट थी, सरकार थी, उनको लग रहा था कि इस बार हमारी सरकार पुनः सत्ता में नहीं आएगी, हमारी जो विरोधी पार्टी है लेबर पार्टी, वह सत्ता में आने की उसकी संभावना है। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसी आशंका थी कि ब्रिटेन में होने वाले 1929 के चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में बहुमत नहीं दिख रहा है, उनकी विरोधी लेबर पार्टी की सरकार बनने की पूरी आशंका है। लेबर पार्टी जो थी वह कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में भारत के प्रति उसका दृष्टिकोण थोड़ा उदार था। हालांकि दोनों ब्रिटिश हैं तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ज्यादा भारतीयों के विरोध में थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चाहती थी कि अगर अगले चुनावों में हमारी सत्ता फिर से नहीं, तो लेबर पार्टी आ गई तो हो सकता है कि वह प्रांतों में भारतीयों को कुछ अधिकार और दे दे। तो क्यों ना हम ही 10 साल से पहले ही एक आयोग गठित कर देते हैं और उस आयोग की समीक्षा जांच के आधार पर हम भारतीयों को जो अधिकार देना है दे देंगे, हम ही तय कर लें। बाद में लेबर पार्टी जीत गई तो हो सकता है ज्यादा दे दे। तो इस उद्देश्य से भविष्य में ब्रिटेन में होने वाला चुनाव 1928-29 में कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लग रहा था कि लेबर पार्टी की सरकार बन रही है, कंजर्वेटिव की पार्टी की सत्ता वापस नहीं आ रही है। लेबर पार्टी थोड़ी सी भारत के प्रति उदार थी, तो हो सकता है कि भारतीयों को ज्यादा अधिकार दे। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 साल पहले ही 29 में, 1919 के 10 साल बाद 1929 हो रहे हैं, तो 27 में ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें 3 चीजें यहां पे ध्यान रखना। 1927 में साइमन आयोग गठित, 2 वर्ष पूर्व साइमन आयोग गठित जॉन साइमन की अध्यक्षता में। 7 सदस्य थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, जॉन साइमन अध्यक्ष और सदस्य कितने हैं? 7। ठीक है, जिसमें आपका एटली, मिस्टर राइस वगैरह सारे नाम मिलेंगे, उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्री का मामला टोटली मेन से पूछने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं। 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? ब्रिटिश। 2 वर्ष पहले गठित किया गया, साइमन आयोग गठित किया। अब साइमन आयोग
का भारत में जब से उसका गठन की घोषणा हुई, तब से भारत में अलग-अलग पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी विरोध किया, अभी देखेंगे विरोध का क्या कारण था, क्यों विरोध किया गया, ठीक है? विरोध शुरू हो गया गठन की घोषणा के साथ ही। इसके बावजूद साइमन का पूरा कमीशन जो उसके सदस्य थे, 2 बार भारत आए। जगह-जगह हालांकि उसका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी दौरान आपको पता होगा लाहौर में एक घटना हुई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और लाला लाजपत राय की घायल अवस्था में मृत्यु हो गई। इसका बदला चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने मिलकर के पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के रूप में लिया। ये हमने आतंकवादी क्रांतिकारी चरण में देख चुके हैं। 1928 में 2 बार भारत आया साइमन कमीशन, ठीक है, 2 बार भारत आया और मार्च 1930 में विरोध के बावजूद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी, सरकार को रिपोर्ट दे दी। साइमन ने सरकार को यह रिपोर्ट अपनी तरफ से प्रदान कर दी। अब भारतीयों ने इसका विरोध, साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण रहे? साइमन कमीशन के विरोध के कारण क्या कारण रहे? ठीक है, पहला तो कारण यही था कि भारतीय दलों का, भारतीय राजनेताओं का मानना था कि भारत की जनता को ही तय करना है कि वह शासन चलाने, स्वराज प्राप्ति की योग्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कोई बाहरी, कोई विदेशी शक्ति यह तय नहीं करेगी कि भारतीय शासन चलाने के लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं। सीधी सी बात है कि स्वराज संबंधी योग्यता हमने प्राप्त की या नहीं की, इसके लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, यह हम तय करेंगे। पहली बात तो विरोध का एक कारण यह था कि सारे विदेशी लोग हैं, साइमन कमीशन है, बाहर का आया हुआ है, ठीक है, शासन हमें करना है, हमारे देश में करना है, तो जांच भी करने वाले कौन होंगे? हमारे लोग होंगे। और पहली बात, हमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। तो विरोध का एक बड़ा कारण था स्वराज संबंधी योग्यता के लिए भारतीयों को किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, किसी जांच की आवश्यकता नहीं। पहली बात, यह भारतीय राजनेताओं, दलों का मानना था। दूसरी बात, आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अंग्रेज, भारतीय कोई नहीं, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जबकि उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 भारतीय सदस्य पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित थे। एक थे सकलत वाला और एक लॉर्ड सिन्हा। मैं उनका नाम लिख रहा हूं वैसे ही, ठीक है, डॉक्टर सिन्हा और सकलत वाला। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। इस सरकार ने साथ लेना उचित नहीं समझा, जबकि ये भारतीय हैं, ब्रिटिश सांसद थे ये, तो इन्हें सदस्य नहीं बनाया गया। सारे के सारे साथ के साथ साथ अंग्रेज, इन पर हमें यकीन नहीं कि ये क्या जांच करेंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, ये हमारे खिलाफ ही बात करेंगे कि भारतीय भी इस योग्य नहीं हुए। पहली बात तो हमें योग्यता संबंधी किसी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, हमारा शासन तो हम तय करेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रमाण पत्र की जांच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध। दूसरा, आपने चलो बना भी दिया तो सारे सदस्य अंग्रेज हैं, भारतीय कोई नहीं, तो इनका फैसला भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, एक तरफा होगा। जबकि उस समय ब्रिटेन की पार्लियामेंट में डॉक्टर सिन्हा और सकलत वाला 2 भारतीय सदस्य वहां पर बने हुए थे। और तीसरा विरोध का बिंदु था साइमन कमीशन का कि यह आयोग 2 वर्ष पूर्व गठित किया गया, 2 वर्ष पूर्व गठित किया गया। क्यों किया था वो मैंने कारण बता दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की आशंका, उसे लग रहा था कि 1928-29 के ब्रिटेन के चुनावों में लेबर पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली।
तो जब नहीं बनने वाली है तो लेबर पार्टी इसका दृष्टिकोण थोड़ा उदार है। हो सकता है कि लेबर पार्टी अगर अपने किसी जांच आयोग की गठित करे तो हो सकता है भारतीय भी शामिल हो, कुछ ऐसे लोग हों जो भारत के पक्ष में समर्थन रखते हो, तो अधिकार प्रदान कर दे। कंजर्वेटिव पार्टी इस प्रकार की किसी भी आशंका को निर्मूल करना चाहती थी, इसीलिए समय से 2 वर्ष पहले ही उन्होंने इस आयोग का गठन कर दिया। भारतीयों ने इसको भी विरोध का एक आधार बनाया। तो विरोध के 3 प्रमुख आधार थे जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए। अब किन किन पार्टियों ने इसका विरोध, ठीक है, समर्थन किसने किया? समर्थन करने वाले दल, ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, करने वाले दल, आयोग का समर्थन करने वाले दल, किसका? साइमन आयोग का। कुछ दल ऐसे थे जो साइमन आयोग का भारत में समर्थन कर रहे थे। उनका कहना है कि ठीक है, 2 साल पहले हो गया क्या दिक्कत है, सारे अंग्रेज हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार भारतीयों के स्वराज संबंधी योग्यता की जांच कर रही है और इस जांच के बाद ही तो पता लगेगा कि भारतीय ने प्रांतों में जो चुनाव 1919 के एक्ट के आधार पर जो प्रांतों में जो भारतीयों की सरकार बनी है, उन सरकारों ने कैसा काम किया। अगर सही ढंग से काम किया है तो और ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे, उनका यह मानना था कि सरकार सही कर रही है, तो उन्होंने साइमन आयोग का समर्थन भी किया। किन किन ने समर्थन किया उनका हम लोग नाम लिख रहे हैं। जैसे पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, संघवादी दल, यूनियनिस्ट पार्टी। मद्रास की जस्टिस पार्टी, न्याय दल, ठीक है। फिर केंद्रीय सिख लीग, सिखों की एक पार्टी थी, केंद्रीय सिख लीग। अखिल भारतीय अछूत दल, ठीक है, जो अंबेडकर की पार्टी थी, की पार्टी थी, ये भी साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार सही कर रही है, सरकार जो है वह भारतीयों के भलाई के लिए कार्य कर रही है, जांच करेगी तभी तो पता लगेगा कि आगे अधिकार देने हैं कि नहीं देने, उनका यह मत था। और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यहां 2 भागों में विभाजित है। मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी, मुस्लिम लीग के एक नेता और थे मोहम्मद शफी, तो शफी गुट के जो लोग थे मुस्लिम लीग के, वह साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का जो गुट था मुस्लिम लीग का ही, वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है। अब विरोध करने वाले कौन कौन है? विरोध करने वाले दल में बहुत सारे हैं, ठीक है, ज्यादातर ने विरोध ही किया। विरोध करने वाले में कांग्रेस दल, इसमें कौन कौन से दल थे? हिंदू महासभा, मैं महत्वपूर्ण के नाम लिख रहा हूं, हिंदू महासभा, ठीक है, मुस्लिम लीग, दूसरा गुट ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग गुट कौन सा? जिन्ना गुट, जिन्ना गुट विरोध कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेबर पार्टी, जो भारतीय श्रमिक दल, उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, जो उदारवादी संघ था, तेज बहादुर सप्रू, इस प्रकार के जो लोग थे, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। तो ये कुछ दल थे, ज्यादातर दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और उन्होंने तय किया कि हम साइमन कमीशन का भारत में विरोध करेंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे। इसी दौरान एक घटना होती है लाहौर में 1928 में, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लाला लाजपत राय और उनके कुछ सहयोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता, ठीक है, अन्य दलों के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल थे, वह साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाठीचार्ज में, पुलिस अधिकारी स्कॉट और उसका सहयोगी था सॉन्डर्स, लाठीचार्ज का ऑर्डर हुआ, लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज में घायल हुए और घायल होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसी का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी जो नेता थे, सुभाष चंद्र, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने मिलकर के स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन स्कॉट उस समय नहीं मिला और स्कॉट की जगह उसके सहायक सॉन्डर्स और उसके एक सहयोगी चरण सिंह की हत्या कर दी गई, ठीक है। पर वो हम लोग टॉपिक देख चुके हैं, उसमें इन पर बाद में वो इनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उन पर केस भी चला और फांसी की सजा भी हुई सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, वो एक अलग विषय है। तो साइमन कमीशन का जगह जगह विरोध हुआ, साइमन कमीशन आया, भारत में उसका विरोध हो रहा है, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट देके चला गया। इसी बीच एक ब्रिटिश भारत सचिव था उस समय, तत्कालीन भारत सचिव
भारत सचिव, जिसको भारत मंत्री भी कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्केनहेड। बर्केनहेड ने देखा, कंजर्वेटिव पार्टी का था बर्केनहेड। बर्केनहेड ने कहा, भारतीयों को चुनौती दी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हो, साइमन कमीशन का वगैरह। तो अगर आप अपने आप कहते हो कि हमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, स्वराज संबंधी योग्यता के लिए जांच की आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसी बातें करते हो, आप अपने आप को इतना ही योग्य मानते हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप सभी दल मिलकर के एक ऐसा कोई प्रस्ताव पास करके भेजिए हमारे पास, आप इतने योग्य हो तो। बर्केनहेड ने ओपन चैलेंज दिया, न्यूज़पेपर में उनके भाषणों के अंश छपे, ठीक है। लंदन में बैठते थे भारत सचिव, तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भारतीयों के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, साइमन कमीशन, उसका ये विरोध कर रहे हैं और अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। तो इतने ही अपने आप को योग्य मानते हो तो आप ऐसा एक प्रस्ताव, कॉमन प्रस्ताव पास करके भेजिए जिसमें सभी दलों की सहमति हो। ये ओपन चैलेंज दिया बर्केनहेड ने भारतीय राजनेताओं को। भारतीय राजनेताओं ने इसे एक्सेप्ट किया और इसी आधार पर नेहरू रिपोर्ट बनी। समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो साइमन कमीशन पर आपका 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब जो अगला है नेहरू रिपोर्ट, उस पर भी 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा सामान्यतः फैक्चुअल, ठीक है। तो बर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण, साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण सर्वसम्मति से एक कार्य योजना तैयार करने की चुनौती दी, जिसे भारतीय नेताओं ने एक्सेप्ट किया और 4 सर्वदलीय सम्मेलन हुए। के बाद एक 4 1928 की घटना है। तो पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूं, नेहरू रिपोर्ट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके संबंध में। क्या है नेहरू रिपोर्ट? यहां से इंटरलिंक है ये टॉपिक, नेहरू 1928। साइमन कमीशन 27 में इसकी गठन हुआ, 30 में अपनी रिपोर्ट देके चला गया। इस दौरान जो विरोध हो रहा है, तो विरोध से नाखुश होकर के ये पैरेलल चल रहा है आपका। 30 में रिपोर्ट दी है, तब तक नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी, ठीक है ना। बर्केनहेड ने जब भारतीयों को चुनौती दी, तो इस चुनौती को स्वीकार किया भारतीय नेताओं ने, भारतीय राजनीतिक दलों ने, और उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया बर्केनहेड की चुनौती के प्रत्युत्तर देने के लिए, ठीक है। पहला सर्वदलीय सम्मेलन हुआ फरवरी 1928 में। कहां हुआ? दिल्ली में। सर्वदलीय सम्मेलन, नाम से ही पता है, जो पार्टियां साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे एम ए अंसारी, ठीक है। सम्मेलन अध्यक्ष अंसारी, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक दलीय सम्मेलन हुआ। इसमें सभी दलों ने तय किया कि बिल्कुल हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और हम सरकार को अपनी योग्यता बताएंगे कि हम भारतीय योग्य हैं, किसी से कम नहीं है, और सरकार को एक सर्वसम्मति से एक पास करके कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। इसमें यह तय हुआ। सभी दलों ने, भाग लेने वाले सभी दलों ने रजामंदी दी, सहमति दी कि हाँ, हमें एक कार्य योजना तैयार करके देश देना चाहिए। फिर अगला सम्मेलन हुआ आपका मई 1928 में बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन। इसमें यह तय हुआ, इस सर्वदलीय सम्मेलन में तय हुआ कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता एक कार्य योजना तैयार की जाएगी, ये हुआ, ठीक है। और विरोध करने वाले दलों के सदस्य भी मोतीलाल नेहरू के जो टीम होगी उसके साथ शामिल होंगे।
तो कौन सदस्य थे उनके एक बार नाम देख लेते हैं। पर बंबई की मई 1928 में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी को यह टास्क सौंपा गया कि आप ये काम कीजिए, जो बर्किनहेड ने चुनौती दी है उस चुनौती का जवाब दीजिए। उसमें सभी दलों के मेंबर थे, मैं आपको नाम बता रहा हूं कौन कौन से हैं। अध्यक्ष तो मोतीलाल है, ठीक है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा सदस्य में सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी, अली इमाम, एमएस अणे, एमआर जयकर, मंगल सिंह, एनएम जोशी, नारायण मल्हार राव जोशी, तेज बहादुर सप्रू और जी आर प्रधान, ठीक है। तो ये सदस्य थे, अलग अलग दल से हैं। अब इनके दलों के नाम मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है आपको याद रखने की। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही कांग्रेस के सदस्य थे। शोएब कुरैशी, अली इमाम ये मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट के सदस्य थे, क्योंकि जिन्ना गुट विरोध कर रहा है और मोहम्मद शफी गुट इसका समर्थन कर रहा था, उनके प्रतिनिधि नहीं है। एमएस अणे और एमआर जयकर ये हिंदूवादी दल के सदस्य थे, जिसमें हिंदू महासभा और अन्य जो हिंदूवादी पार्टियां थी उनका। मंगल सिंह सिख पार्टी के सदस्य थे। एनएम जोशी ये लेबर पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, श्रमिक दल। तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ के सदस्य थे और जी आर प्रधान ये गैर ब्राह्मणवादी पार्टी के सदस्य थे। आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है, दलों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेंबर्स के नाम याद रहे काफी है। और इस नेहरू रिपोर्ट के तो सदस्य हैं और सचिव शासकीय कार्यों के लिए वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये इस नेहरू समिति के जो भी कार्य होना है उस कार्य के लिए जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे, ठीक है। ये लोग थे। अब इन्होंने अपने प्रयास किए, प्रयास करके एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो पहले तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई उसके बारे में बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तीसरे सम्मेलन में, जो था आपका अक्टूबर में, अगस्त में, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में, लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में, लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। सभी के सामने, सभी दल के सामने प्रस्तुत की गई, विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत की गई, ठीक। इसके प्रावधान क्या थे, नेहरू रिपोर्ट के क्या प्रावधान थे, ये प्रावधान हमें ध्यान रखने हैं। हालांकि इसका भी आगे चलकर विरोध हुआ और यह भी योजना पूरी तरह से नहीं लागू हो पाई, ठीक है, तैयार नहीं हो पाई। पहला प्रावधान क्या था, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है अधिराज्य, मतलब सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी और सारा प्रशासन भारतीय चलाएंगे, चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो। इस मांग का ही कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये विरोध कर रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस तब पुरानी मांग हो चुकी है, स्वराज जिसको कहा गया, ठीक है, अब हमें स्वतंत्रता की मांग पर अड़ना चाहिए। तो इसलिए इसको फिर फेरबदल किया गया, वो अंतिम में देखेंगे। तो शुरुआत में रखा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, स्वराज दिया जाए, ठीक है। दूसरा बिंदु था, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान था, केंद्रीय असेंबली
असेंबली में दो सदन हो, मतलब द्विसदनीय व्यवस्थापिका सभा का गठन केंद्र में हो। दो सदन वाली, जैसे आज है लोकसभा राज्यसभा, पहले एक ही थी। तीसरा, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां, रिजिडुअल्स पावर्स, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ऐसे विषय जो किसी भी शक्ति केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, वो शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, ना कि प्रांतों के पास। केंद्र के पास हो, प्रांतों के पास। नेक्स्ट है मूल अधिकार स्थापित किए जाए। पहली बार अगर मूल अधिकारों की बात की गई तो नेहरू रिपोर्ट में की गई कि भारतीयों के कुछ मौलिक अधिकार हो, सरकार इसको निर्धारित करे। मूल अधिकारों की बात पहली बार नेहरू रिपोर्ट में मिलती है। ठीक है। छठा, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए। समानता का अधिकार, पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, अधिकार दिया जावे। लैंगिक समानता की बात हो रही है। ठीक है। सरकार अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं हितों का संरक्षण करे। हितों का संरक्षण करे। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी, सबसे पहले मुसलमानों के लिए, फिर अलग अलग के लिए, ताकि हिंदू समाज बट जाए। ठीक है। भारत का समाज बटे और आरक्षण के नाम पर, चुनावों में आरक्षण के नाम पर, ठीक है, एक दूसरे से आपस में लड़ता रहे, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो। तो यहां यह मांग थी कि पृथक निर्वाचन के स्थान पर, पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त स्थापित की जाए, मतलब सबके लिए एक ही संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाए। और है सिंध को बंबई प्रांत से पृथक किया जाए। बंबई प्रांत से पृथक किया। और एक और घोषणा की कि ये सभी मांगे 1 साल के भीतर सरकार मान ले। ठीक है। ये कहा गया था कि 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, सभी मांगे नहीं, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। स्टेटस दिया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही कांग्रेस और भारत के राजनेता स्वराज की मांग कर रहे हैं। होम रूल आंदोलन भी शुरू हुआ स्वराज की मांग को लेकर के, और अब तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सरकार को केवल 1 वर्ष का टाइम दिया कि सरकार स्वराज या डोमिनियन स्टेटस 1 वर्ष के भीतर ही प्रदान करे। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो हमारी भी अब स्वराज की मांग नहीं रहेगी, हम भी फिर स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। सरकार को धमकी थी इसमें सीधा सीधा कि सरकार 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार करे, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो 1 वर्ष के पश्चात हम भी डोमिनियन स्टेटस की मांग को नहीं मानेंगे, नहीं रखेंगे, फिर हमारी मांग होगी पूर्ण स्वराज। और यही वजह है कि जब ये सरकार ने इस मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। 1929 में, ये तो मांगे थी, मांगे खत्म हो गई यहाँ पे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, 1 वर्ष बीत चुका था नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित हुए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। स्वतंत्रता कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को अब हम खारिज करते हैं। अब हमारा उद्देश्य होगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता को लक्ष्य और इसी उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ये, और पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाहौर के रावी नदी के तट पर यह हुआ था। कांग्रेस ने झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी के दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से ये 26 जनवरी का दिन तय किया था। इसीलिए आपको ध्यान में होगा कि भारत का तो 15 अगस्त को मिल चुकी थी, ठीक है। अब स्वतंत्रता दिवस हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी के दिन तय किया था कि 26 जनवरी को हम यादगार के रूप में, प्रतीकात्मक 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी लाहौर अधिवेशन में तय हुआ था। यही वजह रही कि स्वतंत्रता तो मिल गई 15 अगस्त को, तो उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन भारत का जो संविधान था वह आपका 26 नवंबर 1949 में बनकर पूर्ण हो चुका था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ये 2 महीने रोका गया इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी की इस तारीख को, जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये यादगार रह सके। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ इसी तारीख की यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। खैर ये एक अलग विषय है, ये सारी चीजें। तो नेहरू रिपोर्ट के ये प्रावधान थे। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा गया। जिन्ना ने अपनी कुछ मांगे रखी। जिन्ना ने कहा कि नहीं, आप एक तो पृथक निर्वाचन वाला जो इशू है, ये इशू गड़बड़ है। मुसलमानों के हितों के लिए पृथक निर्वाचन को हटाने की बात कर रहे हो, सरकार पृथक निर्वाचन दे रही है, दिया है, चल रहा है, तो पृथक निर्वाचन पर मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया, एक मांग। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मैंने बात की थी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ना होकर प्रांतों के पास हो। उनका मानना था क्यों ऐसा हो, क्योंकि केंद्र के पास होगी तो सारे प्रांत जहां मुस्लिम बहुमत प्रांत हैं, उनमें भी शक्ति उनके हाथ में ना होकर किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। अगर अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी तो मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिम लीग की जो सरकार होगी उसके पास अवशिष्ट शक्तियां रहेगी, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां ये चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि प्रांतों के पास रहे। इसको लेकर के उन्होंने विरोध किया। फिर उन्होंने मांगे की, जैसे उन्होंने कहा कि केंद्रीय असेंबली जो द्विसदनीय है बनेगी, उसमें मुसलमानों को 1/3 सीटें आरक्षित की जाए। फिर प्रांतों में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर उन्हें सीटें दी जाए। जिन प्रांतों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा सीटें मिले, जिन प्रांतों में जनसंख्या कम है वहां कम सीटें मिले। तो ये जो मुस्लिम समर्थन में जो ने कुछ मांगे रखी, उस मांगों का नेहरू रिपोर्ट की सर्वदलीय सम्मेलन में जो सहमति चर्चा चल रही थी, उसमें कांग्रेस ने विरोध किया, ठीक है। अंतिम रूप से सम्मेलन हुआ आपका जो अंतिम रूप से सम्मेलन हुआ वह हुआ एक तरह से, जो अंतिम सम्मेलन था दिसंबर में, सर्वदलीय सम्मेलन दिसंबर 1900, ठीक है, कलकत्ता में, कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। और सर्वदलीय सम्मेलन, इसमें जिन्ना की इन मांगों को ठुकरा दिया। 4 प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट में शामिल करने को ठुकरा दिया। ठीक है, 7 अगस्त 1950 को 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 7 अगस्त
सरकार के सामने एज इट इज ही जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो मैंने बताई, इनके प्रावधान थे, प्रावधान सरकार के सामने रखे। हालांकि सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो पड़ी रही। साइमन कमीशन का विरोध चलता रहा। साइमन कमीशन विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट देकर 1930 में चला गया। ठीक है, तो ये आपको 3 टॉपिक आज ध्यान रखने हैं। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, ठीक है, कब हुआ, क्या उसकी उपलब्धियां थी, गांधीदास पैक्ट 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में 2 या 5 नंबर का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन के बारे में 2 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, क्यों विरोध हुआ, विरोध करने वाले दल कौन थे, समर्थन करने वाले दल कौन थे, और नेहरू रिपोर्ट, ये आपका महत्वपूर्ण है। नेहरू रिपोर्ट भी 2 और 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेहरू रिपोर्ट क्यों गठित की गई, नेहरू रिपोर्ट का जो तैयार करने के लिए जो समिति बनी, सर्वदलीय समिति, उसका गठन क्यों हुआ, बर्किनहेड की चुनौती क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन का भारतीय विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और उसके प्रावधान क्या थे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।